क्या यह एहसास जाना पहचाना है? डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक्स दिए, आपने ईमानदारी से पूरा कोर्स लिया, बीमारी भी ठीक हो गई, लेकिन आराम की जगह पेट फूलना, भारीपन और बेचैनी महसूस होती है। आपको बस यही लगता है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, मानो पेट में सचमुच कोई जंग छिड़ गई हो। और जानते हैं, आप बिल्कुल सही हैं। आज हम समझेंगे कि एंटीबायोटिक्स के इस जबरदस्त हमले के बाद आपकी आंतों के साथ असल में क्या होता है और सबसे जरूरी बात, क्या खाना है ताकि सब कुछ वापस सामान्य हो जाए और आप अपनी अंदरूनी दुनिया को फिर से बना सकें। मैं न सिर्फ उन खाद्य पदार्थों के बारे में बताऊंगा जो आपको बचाएंगे, बल्कि उन गड़बड़ी करने वालों के बारे में भी बताऊंगा जो आपकी रिकवरी को एक बुरा सपना बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा का वो सबसे बड़ा रहस्य पता चले जो आपके खानपान के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। वैसे कमेंट्स में जरूर बताइए कि एंटीबायोटिक्स लेने के बाद आपको सबसे अजीब साइड इफेक्ट्स क्या महसूस हुए थे। मुझे पक्का यकीन है कि हम यहाँ बहुत सी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियों का संग्रह कर लेंगे। मरम्मत करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर बिगड़ा क्या है। अपनी आंतों को सिर्फ एक अंग मत समझिए, बल्कि एक बड़े शोरगुल वाले घनी आबादी वाले महानगर की तरह कल्पना कीजिए। इसमें खरबों छोटे निवासी रहते हैं, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस। यही आपका माइक्रोबायोम है। एक स्वस्थ शहर में ज्यादातर निवासी कानून मानने वाले नागरिक होते हैं। ये भोजन पचाने में मदद करते हैं, जरूरी विटामिन बनाते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और यहां तक कि आपके मूड पर भी असर डालते हैं। लेकिन कुछ छोटे शरारती तत्व यानी हानिकारक बैक्टीरिया भी होते हैं। जब तक अच्छे बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा होती है, तब तक वे इन शरारती तत्वों को काबू में रखते हैं। अब कल्पना कीजिए कि इस पूरे शहर पर एक परमाणु बम गिरा दिया गया है। यही है एंटीबायोटिक्स। उनका काम है बीमारी पैदा करने वाले बुरे बैक्टीरिया को खत्म करना। लेकिन वे ये फर्क नहीं कर पाते कि कौन सही है और कौन गलत। वे दुश्मन और दोस्त दोनों को एक साथ खत्म कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि आपका ये फल फूल रहा महानगर एक जली हुई रेगिस्तान में बदल जाता है। इस स्थिति को डिस्बायोसिस डिस्बायोसिस कहते हैं। खाली जगह ज्यादा देर तक खाली नहीं रहती और अब इस क्षेत्र पर वही शरारती तत्व और खुल्लम खुल्ला बदमाश कब्जा कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है उन्हें ऐसा करने से रोकना और इस शहर को फिर से अच्छे निवासियों से आबाद करना। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी मिशन है, यह है बस्ती बसाने का ऑपरेशन। हमें नए और दोस्तना फ्रेंडली निवासियों की एक लैंडिंग पार्टी चाहिए जो इस तबाह हुए शहर को फिर से बना सके। इन बहादुर योद्धाओं को हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ये जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे शरीर को बहुत फायदा पहुंचाते हैं। जब आप प्रोबायोटिक युक्त प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो आप सीधे अपनी आंतों में मददगारों की सेना भेज रहे होते हैं। ये वहां पहुंचकर सफाई करना शुरू कर देते हैं। ये उन नुकसानदेह बैक्टीरिया को निकालते हैं जो खाली जगह देखकर तेजी से बढ़ चुके हैं। साथ ही ये आंतों की अंदरूनी झिल्ली म्यूकस लाइनिंग को ठीक करने में मदद करते हैं जो एंटीबायोटिक्स से खराब हो जाती है। और फिर ये फायदेमंद तत्व सब्सटेंसेस बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो हमारी आंतों की कोशिकाओं सेल्स के लिए ईंधन फ्यूल का काम करते हैं। इन छोटे मददगारों का सबसे मशहूर और आसान जरिया सोर्स बेशक दही यानी योगर्ट ही है। आजकल तो स्टोर्स की शेल्व्स रंग बिरंगी डिब्बियों से भरी पड़ी रही है, लेकिन यहीं पर पहली और सबसे बड़ी घोलती छुपी है जो आपकी सारी मेहनत को बेकार कर सकती है। स्क्रीन पर एक एनिमेशन की कल्पना करें। एक तबाह शहर में प्यारे बैक्टीरिया निर्माण, कंस्ट्रक्शन हेलमेट और औजारों के साथ पैराशूट से उतर रहे हैं। चलिए योगर्ट योगर्ट के बारे में बात करते हैं। सभी योगर्ट एक समान फायदेमंद नहीं होते। सिर्फ बायो या जीवित कल्चर लिखी हुई आकर्षक पैकेजिंग कोई गारंटी नहीं देती। एक मुख्य नियम हमेशा याद रखें,
जब आप अपनी आंत के माइक्रोफ्लोरा को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है चीनी यानी शक्कर। बाजार में मिलने वाले ज्यादातर योगर्ट, खास तौर पर फ्रूट फ्लेवर, जैम या सिरप वाले, में चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बेहिसाब। और यह चीनी उन हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस जैसे कि कैंडिडा का पसंदीदा खाना है। विरोधाभास, पैराडॉक्स। देखिए, आप आंत में अच्छे बैक्टीरिया तो डाल रहे हैं, पर साथ ही दुश्मन की फौज को भी खिला रहे हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आप डिसबैलेंस को ठीक करने की बजाय उसे और बढ़ा देते हैं। इसलिए आपका चुनाव होना चाहिए प्राकृतिक, बिना चीनी का और बिना किसी फ्लेवर वाला योगर्ट, जिसे अक्सर ग्रीक या केवल प्लेन व्हाइट योगर्ट कहा जाता है। सामग्री, इंग्रेडिएंट्स ध्यान से पढ़ें। इसमें केवल दूध और जीवित बैक्टीरियल कल्चर का जमावन होना चाहिए। पैक पर लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस जैसे नाम जरूर देखें। ऐसे योगर्ट की एक्सपायरी डेट यानी इस्तेमाल की अंतिम तिथि आमतौर पर बहुत कम होती है, और यह एक अच्छा संकेत है। इसका सीधा मतलब है कि इसमें बैक्टीरिया सचमुच में जिंदा और सक्रिय है। स्क्रीन पर मीठे फ्रूट योगर्ट और प्राकृतिक योगर्ट की तुलना की इंफोग्राफिक दिखाई जा सकती है, जिसमें चीनी की मात्रा को लाल रंग से हाईलाइट किया गया हो। अगर दही को आप प्रोबायोटिक्स की फौज का एक आम सिपाही मानते हैं, तो केफिर उसका एलीट कमांडो है। यह खट्टा दूध वाला पेय, जो केफिर फंगी या केफिर ग्रेन्स की मदद से बनता है, इसमें सामान्य दही की तुलना में कहीं ज्यादा तरह के फायदेमंद बैक्टीरिया और यीस्ट पाए जाते हैं। इसमें 30 से 50 अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन तक हो सकते हैं। इतनी विविधता आंत में एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम बनाने की कुंजी है। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया अलग अलग काम करते हैं, और आपके पास जितने ज्यादा स्पेशलिस्ट होंगे, आपकी पूरी पाचन प्रणाली उतनी ही बेहतर काम करेगी। केफिर सिर्फ आपकी आंत को अच्छी चीजों से भरने में मदद नहीं करता, बल्कि यह कुछ हानिकारक रोगाणुओं के खिलाफ एंटीबैक्टीरियल गुण भी रखता है। उदाहरण के लिए, इसमें लैक्टोबैसिलस कैफरी नामक एक अनोखा स्ट्रेन होता है, जो शोधों के अनुसार साल्मोनेला और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जैसे हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को दबा सकता है। इसके अलावा केफिर कैल्शियम और विटामिन के दो का एक बेहतरीन स्रोत है, जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। दही की तरह केफिर खरीदते समय भी ध्यान दें कि वह शुद्ध हो, बिना किसी चीनी या फ्लेवर के। अगर आपको इसका सादा स्वाद पसंद नहीं आता, तो आप इसमें घर पर थोड़ी सी बेरीज या एक चम्मच शहद मिला सकते हैं। स्क्रीन पर केफिर का एक सुंदर ग्लास दिखाएं, जिसमें ताजी रस भरी और ब्लूबेरी धीरे धीरे गिर रही हो। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात खत्म करके अब हम सब्जियों की तरफ बढ़ते हैं, और इस लिस्ट में हमारा असली चैंपियन है फर्मेंटेड पत्ता गोभी, यानी कि खट्टी पत्ता गोभी। जी हाँ, ये वही साधारण और बचपन से परिचित नुस्खा है। लेकिन ध्यान रहे, हम सिर्फ उस पत्ता गोभी की बात कर रहे हैं जिसे प्राकृतिक किण्वन, नेचुरल फर्मेंटेशन की विधि से तैयार किया गया हो, न कि सिरके के साथ अचार बनाया गया हो। किण्वन की प्रक्रिया में पत्ता गोभी के पत्तों की सतह पर मौजूद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं और गोभी में मौजूद शर्करा को प्रोसेस करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमें एक ऐसा उत्पाद मिलता है जो प्रोबायोटिक्स, खासकर लैक्टोबैसिली से भरपूर होता है। ये सचमुच एक जीवित भोजन, लिविंग फूड है। इतना ही नहीं, किण्वन की प्रक्रिया सिर्फ प्रोबायोटिक्स ही नहीं बनाती, बल्कि यह शरीर के लिए जरूरी विटामिनों की जैव उपलब्धता, बायो अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाती है। फर्मेंटेड गोभी में विटामिन सी, विटामिन के और आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यह फाइबर रेशे से भी भरपूर होती है, जिसके महत्व के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इस तरह की गोभी आपको फ्रिज वाले सेक्शन या स्थानीय बाजारों में तलाशनी चाहिए। लेबल जरूर जांच लें। सामग्री में सिरका नहीं होना चाहिए, और सबसे अच्छा तरीका है इसे घर पर ही बनाना। यह बनाना बहुत आसान और सस्ता है। आपको बस पत्ता गोभी, नमक और थोड़ा सा समय चाहिए। यहाँ एक छोटा और तेज टाइम लैप्स वीडियो दिखाएं
जिसमें पत्ता गोभी को काटा जा रहा है, नमक के साथ मसला जा रहा है और किण्वन के लिए सार में भरा जा रहा है। फर्मेंटेड किण्वित खाद्य पदार्थों की दुनिया बहुत बड़ी है और ये केवल दही या साधारण पत्ता गोभी तक सीमित नहीं है। आइए हम अपने स्वाद और भोजन के दायरे को बढ़ाएं, क्योंकि प्रोबायोटिक्स के स्रोत जितने अलग अलग होंगे, आपकी आंतों के लिए उतना ही बेहतर होगा। किमची पर ध्यान दें। यह कोरियन स्टाइल की खट्टी पत्ता गोभी है, लेकिन यह अधिक तीखी और मसालेदार होती है, जिसमें मिर्च, लहसुन और अदरक मिलाया जाता है। यह सचमुच प्रोबायोटिक्स का एक शक्तिशाली खजाना है। एक और दिलचस्प विकल्प है सोलन्या या अचार, लेकिन ध्यान रहे, हम उन खीरों या टमाटरों की बात कर रहे हैं जिन्हें सिरके, विनेगर के बजाय सिर्फ नमक वाले पानी में किण्वित किया गया है। एशिया में मिसो जैसी चीजें भी लोकप्रिय हैं। यह एक फर्मेंटेड सोया पेस्ट है जिसका उपयोग सूप बनाने में होता है, और टेम्पे टेम्पे जो फर्मेंटेड सोयाबीन से बनता है। पेय पदार्थों के शौकीनों के लिए कोम्बुचा या टी मशरूम है। यह फर्मेंटेड चाय है जिसका स्वाद मीठा और हल्का खट्टा होता है। इन खाद्य पदार्थों को चुनते समय एक नियम हमेशा याद रखें। आपको जीवित यानी अपाश्चुरीकृत अनपास्चराइज्ड संस्करणों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी से इन्हें संसाधित करने पर सभी लाभकारी बैक्टीरिया मर जाते हैं। अपने आहार में विभिन्न प्रकार के फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों को शामिल करके आप अपनी आंतों को कई तरह के उपयोगी रोगाणुओं, माइक्रोब्स के स्ट्रेन प्रदान करते हैं। यहां स्क्रीन पर किमची, मिसो सूप, ग्रिल्ड टेम्पे और कोम्बुचा का एक सुंदर मिश्रण दिखाया जा सकता है। तो हमने अपनी आंतों में प्रोबायोटिक्स की सेना को तो पहुंचा दिया, मगर अब क्या? अगर उन्हें बिना सहारे छोड़ दिया जाए तो वे ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। हमारे नए मेहमानों को भोजन चाहिए, और इस भोजन को ही हम प्रीबायोटिक्स कहते हैं। ये एक खास तरह के फाइबर यानी आहारिक रेशे होते हैं जिन्हें हमारा शरीर पचा नहीं पाता, लेकिन हमारी बड़ी आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स इन्हें बहुत पसंद करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो प्रीबायोटिक्स आपकी आंतों के अंदरूनी बगीचे के लिए खाद का काम करते हैं। अगर प्रोबायोटिक्स जरूरी पौधों के बीज है, तो प्रीबायोटिक्स वो बेहतरीन मिट्टी और पोषण है जो इन बीजों को अंकुरित होने, मजबूत होने और तेजी से बढ़ने में मदद करते हैं। प्रीबायोटिक्स की पर्याप्त मात्रा के बिना यहां तक कि सबसे अच्छे और महंगे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी व्यर्थ साबित हो सकते हैं। अच्छे बैक्टीरिया बस भूख से मर जाएंगे और उनकी जगह फिर से हानिकारक रोगाणु यानी पैथोजेंस ले लेंगे। इसीलिए आंतों को स्वस्थ करने की रणनीति हमेशा दोहरी होती है। अच्छे बैक्टीरिया को बसाओ, प्रोबायोटिक्स, और उन्हें भरपूर भोजन दो, प्रीबायोटिक्स। तो अपने इन छोटे दोस्तों के लिए यह जादुई भोजन हमें कहां मिलेगा? एक साधारण एनिमेशन दिखाएं। एक उदास प्रोबायोटिक बैक्टीरिया तब जीवित और खुश हो जाता है जब प्रीबायोटिक का एक अणु उसके पास आता है। प्रीबायोटिक्स का सबसे बड़ा स्रोत फाइबर है, जिसे हम आहार फाइबर भी कहते हैं। यह हमें पौधों, प्लांट्स से मिलने वाले भोजन में मिलता है। लेकिन फाइबर एक जैसा नहीं होता, यह दो तरह का होता है। पहला, अघुलनशील फाइबर, इंसॉल्युबल फाइबर, जो हमारे पाचन तंत्र से एक ब्रश की तरह गुजरता है। यह आंतों की दीवारों को साफ करता है और मल त्याग को आसान बनाता है। नियमित पेट साफ होने के लिए यह बेहद जरूरी है। दूसरा होता है घुलनशील फाइबर, सॉल्युबल फाइबर। यही हमारे अच्छे बैक्टीरिया के लिए मुख्य भोजन यानी प्रीबायोटिक का काम करता है। यह पानी में घुल जाता है, एक जेल जैसी बनावट लेता है, और इसी रूप में हमारी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टीन, तक पहुंचता है। वहां हमारा माइक्रोफ्लोरा इसे खुशी खुशी अपनाता है। इस घुलनशील फाइबर का बेहतरीन स्रोत है साबुत अनाज के उत्पाद, होल ग्रेन्स। अपने आहार में सफेद ब्रेड और मैदे से बने पास्ता की जगह साबुत अनाज से बने विकल्प चुनें। अपने दिन की शुरुआत ओटमील, दलिया से करें, लेकिन पैकेट वाले झटपट तैयार होने वाले इंस्टेंट ओट्स से नहीं, बल्कि सादे दलिया या हरक्यूलस रोल्ड ओट्स से,
जिसे आपको धीमी आंच पर पकाना पड़ता है। जौ, बार्ली, ब्राउन राइस, किनोआ, कीनोआ और कुत्तू, बकव्हीट, ये सभी प्रीबायोटिक रेशों के शानदार स्रोत हैं। ये चीजें सिर्फ आपके बैक्टीरिया का पेट नहीं भरती, बल्कि आपको धीमे, स्लो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी देती हैं। इससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती और आपके ब्लड शुगर में अचानक कोई उछाल आए बिना शरीर को स्थायी ऊर्जा मिलती रहती है। स्क्रीन पर सफेद ब्रेड और पास्ता के मुकाबले साबुत अनाज के विकल्प जैसे ओटमील और ब्राउन राइस की तुलनात्मक तस्वीर दिखाएं। सब्जियों में कुछ ऐसी हैं जिन्हें प्रीबायोटिक्स का सच्चा सुपरस्टार कहा जा सकता है। सबसे पहले सभी तरह के प्याज, जैसे साधारण प्याज, लीक और शैलोट, और साथ में लहसुन भी। इनमें इनुलिन और फ्रुक्टोलिगोसैकेराइड्स यानी FOS पाए जाते हैं, जो कि प्रीबायोटिक्स के सबसे असरदार और रिसर्च किए गए प्रकारों में से हैं। लेकिन ध्यान रखें, एंटीबायोटिक्स लेने के बाद हमारी पाचन प्रणाली संवेदनशील हो सकती है। इसलिए कच्चे प्याज और लहसुन को तुरंत भारी मात्रा में खाना शुरू न करें। शुरुआत पके हुए रूप से करें। इन्हें सूप, सब्जी या स्टू में डालें या फिर अन्य सब्जियों के साथ बेक करके खाएं। एक और चैंपियन सब्जी है टोपिनम्बूर, जिसे जमीनी नाशपाती भी कहा जाता है। ये इनुलिन से भरा हुआ होता है। आप इसे बेक कर सकते हैं, इसकी प्यूरी बना सकते हैं या सलाद में भी मिला सकते हैं। एस्पैरागस, शतावरी भी एक बेहतरीन विकल्प है। यह न सिर्फ प्रीबायोटिक्स देता है, बल्कि एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होता है। इन सब्जियों को नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करने की कोशिश करें। आपके खाने में प्याज या लहसुन की थोड़ी सी मात्रा भी आपके माइक्रोफ्लोरा यानी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान देगी। याद रखें, विविधता ही सफलता की कुंजी है। अपने बैक्टीरिया को पोषक तत्वों का पूरा स्पेक्ट्रम देने के लिए अलग अलग सब्जियों को बारी बारी से खाते रहे। विजुअल क्यू, सुंदर सब्जियों का एक स्टिल शॉट दिखाएं। लहसुन का गुच्छा, लीक प्याज, ताजा एस्पैरागस और टोपिनम्बूर के कंद। फल और बेरी सिर्फ विटामिन का भंडार नहीं है, बल्कि ये प्रीबायोटिक्स का भी बेहतरीन स्रोत है। सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है सेब। इनमें पेक्टिन होता है, जो कि एक तरह का घुलनशील फाइबर है। यह फाइबर हमारी आंत के फायदेमंद बैक्टीरिया द्वारा तेजी से फर्मेंट किण्वित होता है। पेक्टिन से बिफिडोबैक्टीरिया बढ़ते हैं और ब्यूटीरेट का उत्पादन होता है। यह एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, जो हमारी आंतों की कोशिकाओं को पोषण देता है और सूजन रोधी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव रखता है। एक और शानदार फल है केला, खासकर वो जो थोड़ा कच्चा हो या जिसकी खाल हल्की हरी हो। इनमें रेसिस्टेंट स्टार्च, प्रतिरोधी स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। फाइबर की तरह यह स्टार्च भी छोटी आंत में पचता नहीं है और पूरी तरह से बड़ी आंत तक पहुंच जाता है, जहां यह माइक्रोबायोटा आंत के सूक्ष्म जीव के लिए भोजन बन जाता है। जैसे जैसे केला पकता है, यह स्टार्च चीनी, शक्कर में बदल जाता है। इसलिए बेहतरीन प्रीबायोटिक प्रभाव के लिए हल्के हरे रंग के केले ही चुनें। सभी प्रकार की बेरीज, जैसे कि रास्पबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और करौंदा में भी भरपूर फाइबर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें पॉलीफेनॉल्स भी पाए जाते हैं, जो हमारी माइक्रोफ्लोरा पर सकारात्मक असर डालते हैं। दालें, लेग्यूम्स आपकी आंतों के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं है। चना, मसूर, राजमा और मटर, ये सभी प्रीबायोटिक फाइबर के शानदार स्रोत हैं। इनमें गैलेक्टोओलिगोसैकेराइड्स GOS की अच्छी मात्रा होती है, जो बिफिडोबैक्टीरिया और लैक्टोबैसिली जैसे फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा दालें प्लांट प्रोटीन का भी बेहतरीन स्रोत है, जो शरीर की मरम्मत, रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, बी ग्रुप विटामिन्स और आयरन, मैग्नीशियम जैसे खनिज भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि दालों के सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जब आप स्वास्थ्य सुधार की शुरुआत कर रहे हो। आपकी गट माइक्रोफ्लोरा अभी इतने सारे फाइबर की आदी नहीं होती,
इसलिए शुरुआत में ज्यादा गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। इसलिए शुरुआत हमेशा छोटी मात्रा से करें, जैसे कि बस 2 चम्मच हमस या थोड़ी सी मसूर की दाल का सूप। सूखी दालों को पकाने से पहले रात भर भिगोना बिल्कुल न भूलें। ये एक जरूरी कदम है जो गैस पैदा करने वाले पदार्थों की मात्रा को कम करने में मदद करता है। धीरे धीरे मात्रा बढ़ाई और अपनी आंत को इस बदलाव के लिए पर्याप्त समय दें। धैर्य और सही तालमेल ही आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। 3 सुंदर कटोरियां वो दिखाएं। एक उबली हुई मसूर की दाल, एक चना और एक राजमा की दाल के साथ। ठीक है, अब जब हम जान चुके हैं कि अपनी डाइट में किन चीजों को शामिल करना है, तो अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें हमें बेदर्दी से अपनी डाइट से बाहर निकालना है। और दुश्मन नंबर 1, आपकी आंतों में पल रहे सभी बुरे तत्वों का मुख्य पोषक, वह है चीनी। और ये सिर्फ उस सफेद चीनी की बात नहीं है जिसे आप चाय में डालते हैं। छिपी हुई चीनी बहुत सारी चीजों में मौजूद होती है। मीठे पेय, जूस, बेकरी प्रोडक्ट्स, सॉस और इंस्टेंट दलिया या रेडी टू ईट फूड्स में। पैथोजेनिक बैक्टीरिया और खासकर फफूंदी जैसे कि कैंडिडा चीनी के दीवाने होते हैं। ये उनका ईंधन है जो उन्हें अविश्वसनीय गति से बढ़ने और फैलने की अनुमति देता है। जब एंटीबायोटिक्स उन अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं जो कैंडिडा के विकास को रोक रहे थे, तो कैंडिडा तेजी से अपना कब्जा जमाना शुरू कर देता है। और अगर ऐसे में आप उसे चीनी खिला रहे हैं, तो आप खुद अपने हाथों से कैंडिडाइसिस नाम की समस्या को न्योता दे रहे हैं, जिसके लक्षणों में शामिल है पेट फूलना, मीठा खाने की जबरदस्त लालसा, थकान और थ्रश या यीस्ट इन्फेक्शन। इसलिए रिकवरी के दौरान और आदर्श रूप से हमेशा के लिए अतिरिक्त चीनी के सेवन को कम से कम करें। विजुअल क्यू, स्क्रीन पर एक प्यारा प्रोबायोटिक बैक्टीरिया उदास दिख रहा है, जबकि शैतानी कैंडिडा फंगस चीनी के क्यूब्स खाकर खुशी से बढ़ रहा है। हमारी स्टॉप लिस्ट में दूसरे नंबर पर है प्रोसेस्ड फूड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें शामिल है सफेद ब्रेड, मैदा, सफेद चावल, टॉप ग्रेड मैदे से बनी पास्ता, तरह तरह के क्रैकर्स, चिप्स, फास्ट फूड और रेडी टू ईट यानी कि सेमी प्रोसेस्ड खाना। अब इनकी समस्या क्या है? पहला कारण है प्रोसेसिंग के दौरान इनमें से लगभग सारा फाइबर, विटामिन और मिनरल निकल जाता है। इसका मतलब है कि ये आपकी माइक्रोफ्लोरा के लिए कोई पोषण मूल्य नहीं रखते। ये सिर्फ खाली कैलोरीज है। आप तो पेट भर लेते हैं, पर आपके अंदर के अच्छे बैक्टीरिया भूखे रह जाते हैं। दूसरा, ये फूड्स बहुत तेजी से साधारण शुगर में टूट जाते हैं। इससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर अचानक बढ़ जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं, यह हमारी खराब या रोगजनक फ्लोरा को पोषित करता है। तीसरा, कई प्रोसेस्ड फूड्स में ट्रांस फैट, प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स और बाकी केमिकल एडिटिव्स होते हैं। ये हमारे माइक्रोबायोम को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं और आंतों में सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकते हैं। इसलिए अपनी डाइट में साबुत और अनप्रोसेस्ड चीजों को शामिल करने की कोशिश करें, जैसे कि सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन। अपना खाना खुद पकाएं, इससे आपको पता रहेगा कि आपकी थाली में क्या जा रहा है। स्क्रीन पर एक तरफ सब्जियों, दालों और मछली की टोकरी दिखाई जाए और दूसरी तरफ चिप्स, फास्ट फूड और बेकरी आइटम्स के पैकेटों का ढेर दिखाया जाए। चीनी छोड़ने की कोशिश में बहुत से लोग एस्पार्टम, सुक्रालोज और सैक्रिन जैसे कृत्रिम मिठास या शुगर सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक आसान और तार्किक समाधान है, मीठा भी मिलेगा और कैलोरी भी नहीं बढ़ेगी। हालांकि पिछले कुछ सालों के शोध बताते हैं कि कृत्रिम मिठास के साथ चीजें इतनी सरल नहीं हैं। इनमें से कुछ हमारे आंतों के माइक्रोफ्लोरा यानी गट बैक्टीरिया की संरचना और कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह देखा गया है कि ये आंतों में उन हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं जो चयापचय संबंधी विकारों, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और मोटापे से जुड़े हैं। ये शरीर के लिए फायदेमंद लैक्टो
और बिफिडोबैक्टीरिया की मात्रा को कम कर सकते हैं। ये कैसे होता है, इसका तंत्र पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन असल बात यह है कि ये पदार्थ चीनी न होते हुए भी हमारे गट बैक्टीरिया के साथ क्रिया करते हैं, और ये क्रिया हमेशा हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती। इसलिए खासकर जब आप आंतों के स्वास्थ्य को सक्रिय रूप से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेहतर है कि आप इन्हें भी छोड़ दें। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है, तो थोड़ी मात्रा में शहद, मेपल सिरप या स्टीविया जैसे प्राकृतिक विकल्पों का उपयोग करें। लेकिन याद रखें, इनके साथ भी ज्यादा नहीं करना है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप धीरे धीरे अपनी स्वाद ग्रंथियों को अत्यधिक मीठे स्वाद से दूर करें। स्क्रीन पर दिखाएं, एक हाथ शुगर सब्स्टिट्यूट के पैकेट कूड़ेदान में फेंक रहा है। वसा हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सभी वसा एक जैसी नहीं होती। जब आप अपनी आंतों के माइक्रोफ्लोरा, पेट की सेहत को बहाल कर रहे हों, तो संतृप्त और विशेष रूप से ट्रांस फैट वाले उत्पादों का सेवन सीमित करना जरूरी है। इन खराब वसा के स्रोतों में उच्च वसा वाला लाल मांस, व्यावसायिक सॉसेज उत्पाद, मार्जरीन, फास्ट फूड, डीप फ्राई की हुई चीजें और बाजार की बेकरी आइटम्स शामिल हैं। ये हानिकारक क्यों हैं? जब आप इनका अधिक सेवन करते हैं, तो ये खराब बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं, जो आंतों में सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। साथ ही ये आंतों की आंतरिक परत की अखंडता, संरचना को बाधित कर सकते हैं, जिससे वह अधिक पारगम्य, परमिएबल हो जाती है। इस स्थिति को लीकी गट सिंड्रोम, आंतों में रिसाव की समस्या के रूप में जाना जाता है। इसमें बिना पचे हुए भोजन के कण और विषैले तत्व आंत की दीवारों को पार करके रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पूरे शरीर में सूजन और ऑटोइम्यून प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इसके बजाय अपना ध्यान स्वस्थ असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट्स पर केंद्रित करें। इनके मुख्य स्रोत हैं एवोकाडो, कोल्ड प्रेस्ड जैतून का तेल, अखरोट, विशेष रूप से अलसी और चिया के बीज, साथ ही वसायुक्त मछलियां जैसे सैल्मन, मैकेरल या हेरिंग। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, जिनमें जबरदस्त सूजन रोधी, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। जरा दो प्लेटों की तुलना कीजिए। एक प्लेट में है चर्बी वाला स्टेक और फ्रेंच फ्राइज, और दूसरी प्लेट में है भुना हुआ सैल्मन, एवोकाडो और ताजा सलाद। आखिरी और सबसे जरूरी बात, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वह है शराब यानी अल्कोहल। एंटीबायोटिक्स के कोर्स के बाद आपका शरीर और खास तौर पर आपका लिवर पहले से ही काफी थका हुआ और बोझ से दबा होता है। शराब इस पर एक और जहरीला भार, टॉक्सिक लोड डाल देती है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह सीधे आपके माइक्रोबायोम यानी पेट के अच्छे बैक्टीरिया को प्रभावित करती है। असल में शराब में मौजूद इथेनॉल एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। यह सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर भी सफाई करता है। यह अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया को मार सकता है और उन्हें दोबारा बसाने की आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर देता है। नियमित रूप से शराब पीने से आपके माइक्रोबायोम की विविधता, डाइवर्सिटी, कम हो सकती है, जो कि उसके अस्वस्थ होने का स्पष्ट संकेत है। यह आपके पेट और आंतों की अंदरूनी परत को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे उनकी कमजोरी बढ़ जाती है। इसलिए इस रिकवरी के दौरान, जो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक चल सकता है, शराब को पूरी तरह से छोड़ देना ही सबसे बेहतर है। अपनी आंतों को शांति से, बिना किसी अतिरिक्त तनाव या रासायनिक हमले के ठीक होने का मौका दें। वाइन के उस गिलास को एक स्वादिष्ट हर्बल टी, जड़ी बूटी की चाय या एक गिलास कोम्बुचा से बदल लीजिए। आपका शरीर इस फैसले के लिए आपका शुक्रिया अदा करेगा। विजुअल निर्देश, शराब का एक गिलास खाली हो रहा है और उसकी जगह जड़ी बूटी वाली चाय का एक सुंदर कप दिखाई दे रहा है। हमने भोजन के बारे में बहुत चर्चा की है, लेकिन हम अक्सर अपने आहार के सबसे सरल मगर सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को अनदेखा कर देते हैं, और वो है पानी। आंतों की सेहत के लिए पर्याप्त हाइड्रेशन, पानी की सही मात्रा बेहद जरूरी है।
सबसे पहले सामान्य पाचन क्रिया, डाइजेशन और पोषक तत्वों को पूरी तरह अवशोषित करने के लिए पानी आवश्यक है। दूसरा, यह वही घुलनशील फाइबर, सॉल्यूबल फाइबर को जेल बनाने में मदद करता है, जिसकी हमने बात की थी। यही जेल हमारी आंत के अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है। यदि आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो यही फाइबर इसके विपरीत कब्ज, कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकता है। तीसरा, पानी आंतों की म्यूकस लेयर, श्लेष्मा परत को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यह म्यूकस एक सुरक्षात्मक बाधा, प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में कार्य करता है और कई फायदेमंद रोगाणुओं का घर होता है। शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन इस बाधा को नुकसान पहुंचा सकती है। और अंत में मेटाबॉलिज्म, चयापचय की प्रक्रिया में बनने वाले विषैले पदार्थों, टॉक्सिन्स और अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के लिए पानी जरूरी है। कितना पानी पीना चाहिए? मानक स्टैंडर्ड सलाह यह है कि प्रति किलोग्राम वजन पर लगभग 30 मिलीलीटर पानी पिए। लेकिन आप अपनी शारीरिक जरूरतों और मूत्र, पेशाब के रंग पर ध्यान दें। इसका रंग हमेशा हल्का पीला होना चाहिए। साफ पानी और हर्बल चाय पिए। यह सेहत को सुधारने की दिशा में एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली कदम है। आप इस पानी में नींबू का एक टुकड़ा या पुदीने की पत्ती भी डाल सकते हैं। आइए अपने आहार में थोड़े चटकीले रंग जोड़ें। पॉलीफेनोल, पॉलीफेनॉल्स शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो पौधों में पाए जाते हैं और उन्हें उनका खास रंग, स्वाद और खुशबू देते हैं। लंबे समय तक माना जाता था कि उनका मुख्य फायदा केवल फ्री रेडिकल्स से लड़ना है। लेकिन हालिया रिसर्च ने दिखाया है कि वे हमारे आंतों के स्वास्थ्य, गट हेल्थ में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। पॉलीफेनोल का एक बड़ा हिस्सा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषित, अब्जॉर्ब नहीं हो पाता और बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है, जहां यह हमारे माइक्रोफ्लोरा यानी गट बैक्टीरिया के लिए भोजन बन जाता है। ये स्वस्थ बैक्टीरिया पॉलीफेनोल को तोड़ते हैं और इस प्रक्रिया में वे हमारे लिए फायदेमंद मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, जिनमें सूजन रोधी, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। बदले में पॉलीफेनोल अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को रोकते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? उन खाद्य पदार्थों में जिनका रंग गहरा और भरा हुआ होता है। यह सभी बेरीज हैं, जैसे ब्लूबेरी, रास्पबेरी, करौंदा, क्रैनबेरी। इसके अलावा गहरा अंगूर, डार्क ग्रेप्स, अनार और चेरी। ये ग्रीन टी, कोको और डार्क चॉकलेट, जिसमें कम से कम 70% कोको हो, में भी पाए जाते हैं। साथ ही हल्दी, टर्मेरिक और लौंग, क्लोव जैसे मसाले भी इनके अच्छे स्रोत हैं। अपने आहार में पौधों से बने खाद्य पदार्थों का इंद्रधनुष शामिल करके आप न सिर्फ विटामिन प्राप्त करते हैं, बल्कि जानबूझकर अपने इन छोटे सहायकों को भी सहारा देते हैं। विजुअल संकेत पॉलीफेनोल से भरपूर उत्पादों का रंगीन कोलाज दिखाएं, जैसे बेरीज, डार्क चॉकलेट की पट्टी और एक कप ग्रीन टी। दांतों के स्वास्थ्य के लिए पिछले कुछ वर्षों में एक और उत्पाद ने सुपरफूड का दर्जा हासिल किया है और वह है बोन ब्रोथ, हड्डी का शोरबा। इसे जानवरों या पक्षियों की हड्डियों, कार्टिलेज, जोड़ों और कनेक्टिव टिश्यू को घंटों तक धीमी आंच पर उबालकर तैयार किया जाता है। इस लंबी प्रक्रिया के कारण इसमें वे सभी कीमती पोषक तत्व आ जाते हैं जिन्हें अन्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त करना मुश्किल होता है। इनमें सबसे प्रमुख है कोलेजन, जो उबलने पर सिलेटिन में बदल जाता है। सिलेटिन में ग्लाइसिन और प्रोलाइन जैसे एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो पूरे शरीर, खासकर आंतों की दीवारों के लिए निर्माण खंड, बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। माना जाता है कि बोन ब्रोथ के सेवन से यह उस लीकी गट सिंड्रोम की मरम्मत करने में मदद करता है, जिससे आंतों के एपिथेलियम की अखंडता बहाल होती है। इसके अलावा इसमें ग्लूटामिन नामक एक एमिनो एसिड होता है, जो आंतों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी सहायक है। बोन ब्रोथ आसानी से पच जाता है
और परेशान पाचन तंत्र को शांत करने वाला प्रभाव डालता है। इसे गर्मा-गर्म ऐसे ही पिया जा सकता है या सूप और सॉस बनाने के लिए बेस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सुनहरे बोन ब्रोथ से भरी हुई, भाप निकलती हुई एक सुंदर सिरेमिक मग दिखाए। पोषण पर इतनी चर्चा के बीच एक सीधा सवाल मन में आता है, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि सीधे फार्मेसी से प्रोबायोटिक कैप्सूल खरीद लिए जाएं और ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े? हाँ, कुछ मामलों में प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स वाकई फायदेमंद हो सकते हैं, खासकर अगर बात गंभीर डिसबायोसिस, पेट के बैक्टीरिया का असंतुलन या एंटीबायोटिक के कारण होने वाली डायरिया जैसी खास समस्याओं की हो। लेकिन यहाँ कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, सप्लीमेंट कभी भी संपूर्ण आहार का विकल्प नहीं हो सकता। आपको फिर भी अपने बैक्टीरिया को प्रीबायोटिक्स खिलाने की जरूरत होगी। दूसरी बात, सप्लीमेंट्स की गुणवत्ता बहुत अलग-अलग होती है। जरूरी है कि आप विश्वसनीय निर्माताओं के उत्पाद चुनें, जिन पर बैक्टीरिया के विशिष्ट स्ट्रेन्स और उनकी मात्रा कॉलोनी बनाने वाली इकाइयों यानी सीएफयू, सीएफयू, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स में साफ लिखी हो। एंटीबायोटिक के बाद रिकवरी के लिए अक्सर लैक्टोबैसिलस रैमनोसिस जीजी और सैक्रोमाइसिस बोलाडी जैसे स्ट्रेन्स की सिफारिश की जाती है। तीसरी बात, प्रोबायोटिक्स को एंटीबायोटिक्स के साथ एक ही समय पर नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक उन्हें खत्म कर देगा। कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतराल रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वह आपकी जरूरत के हिसाब से सही दवा, सही स्ट्रेन और उसकी सही खुराक चुनने में मदद करेंगे। यहां स्क्रीन पर प्रोबायोटिक्स की अलग-अलग शीशियां दिखाई जाएंगी और एक आवर्धक लेंस एक शीशी पर आकर स्ट्रेन के नाम और सीएफयू मात्रा को उजागर करेगा। और आखिरी, लेकिन शायद सबसे जरूरी चीज जो आपकी आंतों को ठीक करने के नुस्खे में चाहिए, वह है धैर्य। माइक्रोबायोम एक दिन या एक हफ्ते में ठीक नहीं होता। एंटीबायोटिक्स के कोर्स से आपने इसे नुकसान पहुंचाया था और अब इसे वापस मजबूत होने और ठीक होने के लिए समय चाहिए। यह एक मैराथन है, न कि कोई स्प्रिंट। तुरंत नतीजों की उम्मीद न करें। शुरू के कुछ दिनों में जब आप अपनी डाइट बदलेंगे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बुरा महसूस हो, जैसे हल्का पेट फूलना या शौच में बदलाव। यह सामान्य है। आपकी पाचन प्रणाली और आपका माइक्रोबायोम एक नई व्यवस्था में ढल रहे हैं। मुख्य बात है निरंतरता और नियमितता। स्वस्थ खाद्य पदार्थों को एक हफ्ते के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अपने आहार का आधार बनाइए। अपने शरीर की बात सुनें। यदि कोई उत्पाद साफ तौर पर परेशानी दे रहा है, तो उसे कुछ समय के लिए हटा दें और बाद में कम मात्रा में फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। रिकवरी की यह प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए अलग होती है और इसमें कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक का समय लग सकता है, लेकिन यह मेहनत बेकार नहीं जाएगी। स्वस्थ माइक्रोबायोम केवल अच्छे पाचन की ही नहीं, बल्कि मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, साफ त्वचा, स्थिर मिजाज और उच्च ऊर्जा स्तर का भी आधार है। पर्दे पर एक कैलेंडर दिखाए, जिस पर दिन और हफ्ते तेजी से बदलते हुए दिखाई दें। इसके पीछे एक खूबसूरत हरा पेड़ उगता हुआ दिखे, जो माइक्रोबायोम की रिकवरी का प्रतीक हो। तो संक्षेप में समझे, एंटीबायोटिक्स के बाद आंतों, पेट को ठीक करना सिर्फ दही खा लेना नहीं है। यह एक पूरी व्यापक रणनीति है। हमें 3 मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, हमें उस नष्ट हुई जगह को अच्छे दोस्तों यानी प्रोबायोटिक्स से भरना है, जो हमें केफिर, शुद्ध दही और खमीर उठे फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। दूसरा, हम अपने नए मेहमानों को उनका सबसे पसंदीदा भोजन देंगे, प्रीबायोटिक फाइबर जो सब्जियों, फलों और साबुत अनाज से मिलता है। और तीसरा, हम दुश्मनों पर घोषित युद्ध करेंगे। हमें उन चीजों को डाइट से हटाना होगा जो पैथोजेंस, नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि चीनी, प्रोसेस्ड फूड और शराब। लेकिन इसका सबसे बड़ा पहलू यह है, आपकी आंत आपका दूसरा दिमाग है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी का आधार है। इसे ठीक करके आप सिर्फ पेट फूलने, ब्लोटिंग और असुविधा से छुटकारा नहीं पाते,
आप अपना मूड बेहतर करते हैं, ऊर्जा का स्तर बढ़ाते हैं, कई लंबी बीमारियों का खतरा कम करते हैं और सालों तक अपने शरीर की सुरक्षा मजबूत करते हैं। यह आपके भविष्य के स्वास्थ्य में सबसे बेहतरीन निवेश है। शुक्रिया कि आपने यह वीडियो अंत तक देखा। अगर आपको कुछ नया और फायदेमंद सीखने को मिला, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले वीडियो मिस न करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अब आपके लिए एक सवाल, आपका पसंदीदा फर्मेंटेड प्रोडक्ट कौन सा है? केफिर, खट्टी पत्ता गोभी, सो अरखराउट या शायद किमची या कोम्बुचा जैसी कोई एक्सोटिक चीज? अपने फेवरेट्स और रेसिपीज कमेंट्स में जरूर शेयर करें। चलिए अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं।